अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जो इंतहाई अहम मामला हुआ कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और फिर उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया। और इस पर जो हुकूमती वज़रा हैं उनके बयानात बड़े वाज़े हैं। वो साफ़ तौर पर ये कह रहे हैं कि इसी में बेहतरी थी, ये इजलास इसलिए मुलतवी किया गया है ताकि स्पीकर कौमी असम्बली मज़ीद मुशावरत अपोजिशन के साथ कर सकें इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर। लेकिन अपोजिशन का ये मानना है कि अपोजिशन ने चूँकि जो काविशें की हैं और बर वक्त काविशें की हैं, उनकी वजह से इस हुकूमत को भागना पड़ा इस मुश्तरका इजलास से। बाबर अवान साहब बड़ा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि इल्तवा का मकसद इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से मज़ीद मुशावरत करना है। साथ साथ मज़ीद शिकवे भी सारे मामले पर सामने आ रहे हैं। लेकिन पहले बहुत जल्दबाजी में ये इजलास बुलाया गया। जब बुलाया गया ये इजलास तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इसलिए बुलाया गया कि बहुत सारे मेंबरान नहीं पहुंच पाएंगे अपोजिशन के, और बहुत सारे बिल हैं जो शायद हुकूमत चाहती है कि उनकी गैर हाज़िरी में वो पास करवा लिए जाएं। लेकिन उसके बाद जब अपोजिशन मुत्तहिद हुई और हमने देखा कि जहाँ पर दूरियाँ भी थीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में, वो भी पार्लियामान में टफ़ टाइम देने पर हुकूमत को तैयार हुए, तो फिर अचानक से इसको मुलतवी कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मज़ीद मुशावरत करनी थी तो क्या ये पहले नहीं सोचा गया? क्या पहले इस पर बातचीत नहीं की गई और वो इजलास बुला लिया गया और बुलाने के बाद ये ख्याल आया कि मज़ीद मुशावरत करनी है? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो इस सारे मामले पर जन्म लेते हैं। और फिर साथ साथ जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर अब जो अपोजिशन तनकीद भी कर रही है कि हुकूमत यू टर्न की माहिर है, यू टर्न लेती है, और अब इस मामले पर भी यही कहा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बहुत कुछ करने के बाद सोचा गया। हाल ही में हमने देखा कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मामला था, तो 2-3 मरतबा मुख्तलिफ़ चीज़ें करने के बाद ख्याल आया कि नहीं, इसको इस तरह करना है। क्लैरिटी उस सारे मामले में नज़र नहीं आई। और मुख्तलिफ़ नोटिफिकेशंस का मामला हो या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स का मामला हो, तो एक दफ़ा चीज़ आ जाती है, उसके बाद ख्याल आता है कि नहीं, इसको इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और ये क्यों कर ये सारा मामला होता है, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इसी मामले पर बात करें। और साथ साथ जो इस वक्त एक TTP का मामला चल रहा है या TLP का मामला चल रहा है, वो मुज़ाकरात के हवाले से भी अपोजिशन की एक अपनी राय है, और ये राय के पार्लियामान इस बात का फ़ैसला करेगा कि किसके साथ क्या रियायत बरतनी है। ये सिर्फ हुकूमत या हुकूमती जमात अकेले ये फ़ैसले नहीं कर सकती। ये भी एक राय है जिसका इज़हार किया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन इस इख्तियार को एक्सरसाइज सिर्फ इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट कर रही है। मैं चाहूँगा इस पर भी मेहमानों की राय लूँ। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में जॉइन कर रही हैं गज़ाला सैफ़ी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। मैंने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सदीकुल फ़ारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, गो के अब जो दलील है वो तो वाज़ेह तौर पर आ गई, बाबर अवान साहब ने बता दिया और वज़रा बता रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही पैदा होता है कि अगर ये मुशावरत मज़ीद करनी थी तो फिर ये ख्याल तो इजलास बुलाने से पहले आना चाहिए था। इजलास बुला लिया, फिर ख्याल आया कि नहीं मज़ीद मुशावरत करते हैं, और फिर उसको मुलतवी कर दिया। बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं, क्या कहेंगी आप? शुक्रिया बहुत बहुत। और देखिए, हर हुकूमत में कई दफ़ा इस तरह से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए। हाँ, यकीनन ये ज़रूरी था कि अपोजिशन भी उसमें, क्योंकि पिछले 1 साल से कोशिश की जा रही थी कि अपोजिशन भी उसका स्टेक होल्डर बने और वो भी अपना उसमें कोई ना कोई अपनी राय दे या कोई अपना, मगर वो मुसलसल मैं ना मानूं की मिसाक पे चल रहे थे। और कुछ चीज़ें जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हैं, जो रिफॉर्म जो आने ज़रूरी हैं, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और वो चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिसमें अपोजिशन, जिसमें एलाइज, जिसमें अपनी रूलिंग पार्टी, सब मिल के एक पेज पे हों और इस मामले को, जहाँ तक इलेक्शन रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, उसको मिल के सुलझाया जाए। मगर अपोजिशन ने थ्रू आउट इसके बारे में नेगेटिव अप्रोच रखी, और बनिस्बत इसके कि वो इसके साथ देते, क्योंकि पहले वो इसी बारे में डिबेट करते रहे और यही चाहते थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और बेहतर तौर पे रिजल्ट्स आएँ। और मुसलसल आप गाहे बगाहे देख चुके हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं हमेशा हारी हुई पार्टी को। इसलिए ऐसी कोई न्यूट्रल किस्म की चीज़ को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी था कि जिसके तहत तमाम स्टेक होल्डर जो कि इलेक्शन का हिस्सा बने, तमाम पार्टी के मेंबरान जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस में, अगले इलेक्शंस में,
उनको किसी किस्म की ये गिला या ये तकलीफ ना रह जाए कि ये इलेक्शन जो है वो रिग्ड हुए या उसमें कोई गड़बड़ हुई। गजाला साहब, ये अप्रोच की जहाँ तक बात है, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच एंड एवरीवन मस्ट अप्रिशिएट इट, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप कह रहे हैं कि सब स्टेक होल्डर्स, तो ये तो इलेक्शंस तो जब होंगे 2023 में ऑन गिवन टाइम तब होंगे, इलेक्शन से पहले ही इनको एतमाद नहीं है आपकी ईवीएम पे या बाकी चीज़ों पे, तो ये कंसेंसस तो कहीं भी डेवलप हो ही नहीं पा रहा कि हम कहें कि तब एतराज़ नहीं होगा। एतराज़ तो ये पहला मौका है, इलेक्शन होने से भी 2 साल पहले से उठाया। देखिए 1 साल पहले से उठाया गया है और ये इससे पहले बहुत अरसे तक यही कहते रहे कि होनी चाहिए रिफॉर्म्स, और अभी भी बहुत दफा ये कहते हैं कि रिगिंग और ये वो, तो हमेशा ये होता रहा है। बतदरीज हर इलेक्शन का नतीजा निकलने के बाद हारी हुई पार्टी हमेशा इस बात का गिला करती है कि हम इलेक्शन जीते थे और हमें हमारे साथ धांधली हुई है। तो जो प्रोसेस रहा है करप्ट प्रैक्टिसेस का इलेक्शन में, उसको जायल करने के लिए और उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये पॉलिसी इख्तियार की गई, और इसमें हमने ऑपोजिशन से थ्रूआउट चाहा कि वो साथ आ जाए। मगर अगर अभी भी ऑपोजिशन ये समझती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, अपना हिस्सा डालना चाहती है, अपनी राय देना चाहती है और अपनी किसी तरह से बताना चाहती है कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। मगर वो उसमें पुराने तरीके जिनसे हार जीत के फैसले के बाद हमेशा किसी किस्म का तसादम होता है और कौम में जो लोग इतने अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन पे और उसके बाद लोग जो हैं वो तकसीम होते हैं और कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, उससे बचने के लिए और साल 1.5 साल तक ये जद्दोजहद चलती है एक दूसरे के साथ, उसको हटाना है और उसको जायल करना है सिस्टम से। तो उसके बारे में इनको भी सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि अवाम गरीब हैं और अवाम जो है वो हमेशा बेचारे पिसते हैं इस डिसीजन मेकिंग के नतीजे में। तो इतनी ज्यादा स्ट्रांगली जो ये इसको बुरा भला कह रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं, अगर इनको अभी एक और चांस मिला है और आराम से बैठकर और सहल तरीके से। बिल्कुल सही गजाला साहब, आपका पॉइंट आ गया, ये बात बड़ी अच्छी है जिस तरह जिस खूबसूरती से आपने इसको बयान कर दिया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ताज हैदर साहब से जानना चाहूँगा, ताज हैदर साहब, इतनी अच्छी ख्वाहिशात हैं इस हुकूमत की आवाम को लेकर, शफाफ इलेक्शंस को लेकर, किसी के एतराज़ उठने को ना लेकर, लेकिन अपोजिशन है कि मानती नहीं है कोई बात इनकी, और आप लोग ना इंतखाबी इस्लाहात, EVM भी एक बड़ा शफाफ मामला है, क्यों कर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बहुत हो गया ये, अब रहने दीजिए, ये सारा का सारा रिगिंग के लिए तो किया जा रहा है। मैं आई एम सिक ऑफ इट। मैं 9 मीटिंगें मैंने प्रेजाइड की हैं जिसके अंदर तमाम तफसील से बात हुई है। अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखते थे, कंसेंसस हो गया था। बाबर अबान साहब आज कह रहे हैं कि बात करें। आखिरी मीटिंग में आके तो सारी गड़बड़ उन्होंने फैलाई कि मैं उनकी खुशामद कर रहा हूँ कि जनाब अली बिल पे बात कीजिए, और क्योंकि आज आखिरी तारीख है, और वो जो है वो नया झगड़ा लेके इलेक्शन कमीशन से बैठ गए, अपनी बिल के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया। कोई नेक नियति हो तो क्या प्रॉब्लम, ये तो बिल लाया ही बेईमानी के लिए गया था, ये तो लाया रिगिंग के लिए गया था। क्या इस वक्त मौजूदा सिस्टम में उसमें क्या खराबी है? खराबी तो बताएं। अब इतने ज़िमनी इंतखाबात हुए, अब जो एक निकली है खराबी उसके बारे में भी रिपोर्ट आ गई है 10 के अंदर क्या किया गया। और अगर जिनके नाम आए हैं, आज ही मैंने वो रिपोर्ट्स मंगाई हैं, जिनके नाम आए हैं वो तो सरकारी मुलाजमीन है, वो तो सामने है, उनको सजा हो जाएगी। जिन्होंने पीछे से कराया है, जो प्रेशर डाला है, वो साथ निकल गए। आपने पार्लियामेंट की कमेटी बनाई 2018 के इलेक्शन के ऊपर, TOR तक नहीं बनने दिया आप कि भाई खराबी क्या थी, उसको देखो तो सही क्या खराबी। ये जो है ये अब ड्रामे खत्म होने चाहिए, नेक नियति से काम करें और खत्म करें EVM और आई वोटिंग और ये तमाम जो अगले इंतखाबात के रिगिंग के लिए। मैं बिल्कुल, क्योंकि चेयरमैन था मैं कमेटी का, मैं खामोश रहता था, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है मुझे कि सारा
और इस वक्त जो बातें की जा रही हैं और जो जिद की जा रही है कि निसाब ईवीएम ही आएगी, उससे बिल्कुल 200% यकीन होता है कि ये रिगिंग के लिए सारा का सारा किया जा रहा है। पहले तो उन इंक्वायरीज का जवाब देना कि जो पहली दफा इंक्वायरी हुई, ये क्या बात है, ये क्यों, आखिर कब हम सीखेंगे कि जो एक सही बात है, जो एक कानून है, उसके ऊपर चला जाए। ये अपने कर देते हैं। वहां सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे, कैमरे वहां पे निकले, आपने क्या इंक्वायरी दी, किसको सजा हुई, छुपा के वहां पे। चलिए ये कहते जी हमने लगाए, ठीक है, आप सामने तो लाए ना बात, नहीं गड़बड़ कर दो और उसके बाद कोई एहतजाज करे तो आप कहें कि नहीं जनाब ये जो है ये झगड़ा करना चाहते। ये क्या तरीका है? खत्म कीजिए। आप क्यों अपने चैनल का वक्त जाया करती ऐसी चीजों के ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए की जा रही है। और ये मैं आपको बता दूं, लोग धोखा नहीं खाएंगे। लोग ताजा साहब, चैनल का वक्त क्या, ये तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा था। पार्लियामेंट की नहीं, मतलब ईवीएम पे क्यों बात हो रही, खत्म करें इसको। मतलब ये जो तरीकाकार है इंतखाबात का, यही रहना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? 10 मुल्कों में ईवीएम चलता है, 160 मुल्कों में बैलेट पेपर के ऊपर वोटिंग। क्या झगड़ा क्या है इसमें? ठीक है, कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी क्या राय होगी? नेक नियति से काम करें, कोई झगड़ा नहीं। नेक नियति का फुकदान आपको नजर आ रहा है? मैं 9 मीटिंगें मैंने प्रेजाइड की हैं अपनी कमेटी की, और हर चीज पे कंसेंसस। अली मोहम्मद खान साहब का मैं आज कहता हूं, तमाम तर मुखालफत के बावजूद बड़ा मुस्बत रवैया, आइन के खिलाफ 33 क्लॉजेस ले आए, लेकिन अली मोहम्मद खान ने पहली मीटिंग में बैठ के कहा कि जहां भी आइन से मुखालफत में कोई क्लॉज है हम उस पर जिद नहीं करेंगे, हम उसको हटा लेंगे, और हटा लिया उन्होंने। इसी तरीके से कुछ अच्छी तजवीजें थी, कोई 22-23, हमने कहा जी हम सपोर्ट करेंगे। क्या है, क्या ये मसला, क्यों एक मसले को किया जा रहा है? ठीक है ताजादर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप कैसे इस सारे मामले को देख रहे हैं? ईवीएम को तो आउट रूल कर दिया बिल्कुल ही, ताजा साहब ने कहा बात ही ना करें इस मामले पर, लेकिन हुकूमत तो बज़िद है ईवीएम के मामले पर, वो तो इलेक्शन कमीशन से भी लड़ाई लेके बैठ गए हैं। मसला क्या है, क्यों नहीं कंसेंसस डेवलप हो पाता? वो कहते हैं हुकूमत वाले, आप अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अपोजिशन हुकूमत की नीयत पर शक करती है। अगर ये इसी तरह चलेगा तो ये मामला किस तरह मामला सेटल डाउन होगा? सिद्दीकुल फारूक साहब, जब ये बात सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन के साथ वो झगड़ा कर रहे हैं, पूरी अपोजिशन, वकला बिरादरी, सिविल सोसाइटी, सब ये समझते हैं कि जिस प्रोग्राम पर ये जिद कर रहे हैं ईवीएम पर, ये धांधली का मंसूबा है, तो इसका मतलब है कि इंतखाबात होने से पहले ही ये मुतनाज़ा हो गया ना। वो कहते हैं हम तनाज़ा ख़त्म करने के लिए ये ईवीएम के ज़रिए इंतखाबात कराना चाहते हैं, और ईवीएम के नाम पे इंतखाबात तो अभी देखें कब होते हैं, पहले ही मुतनाज़ा हो गया, तो फिर तनाज़ा तो ख़त्म ना हुआ। असल बात जो सामने आ है वो 2018 के इलेक्शनों में भी कि 95% फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं थे, तो वो जाली बनाए गए। वो अपना रिजल्ट रिपोर्टिंग मशीन जो थी वो बंद कर दी गई, ये सबको पता है। और अभी ताज हैदर साहब ने भी हवाला दिया, सारी रिपोर्ट भी आ गई कि ये जो डस्का के इलेक्शंस हैं, ये क्या हुआ। अगर बैलेट पेपर चुराए ना जाएं, अगर दस्तखत फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के हों, अगर इलेक्शन का अमला अगवा न किया जाए, अगर शिनाख्ती कार्ड के ऊपर जो वहाँ पोलिंग एजेंट्स बैठ उनके मुताबिक पोलिंग हो जाए, तो और उसी वक्त गिन के घंटे 1.5 घंटे में 2 घंटे में नतीजा जो है वो सामने आ जाए, और वो नतीजा जो है सबको के दस्तखतों से सबको कापियाँ मिल जाएं, तो इनसे ज़्यादा फेयर इलेक्शन और कौन से हो सकते हैं। लेकिन ये वो चक्कर चलाना चाहते हैं। सारी कौम जो है वो एक तरफ है, इमरान खान की जिद एक तरफ है। अब तो इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी कहते हैं कि नहीं। इसलिए ताज हैदर साहब का मतलब ये था कि ये चीज़ अगर पार्लियामेंट वाला दस्त है, पार्लियामेंट की कमेटी में ये बात 9 मीटिंग्स उन्होंने शेयर की, वहाँ तय हो गई थी, तो फिर ये हुकूमत और हम लोग जो बैठ के बात करते हैं तो एक वक्त का ज़िया है। लेकिन बहरहाल ये राय है उनकी, हम अगर डिस्कस करते हैं तब भी मजीद क्लैरिटी आती चली जाएगी। मेरी बहन ने
बहुत अच्छी बात अच्छी करती हैं सुलझे अंदाज में, लेकिन अजीब बात करती हैं। कहती हैं जी कि अपोजिशन जो है वो तस्लीम नहीं करती और वो मैं ना मानूं। भाई अपोजिशन ने, मैं फिर याद दिलाऊं, मेरी बहन आप नोट कर लें, अपोजिशन ने जब तहरीक लब्बैक ने धरना दिया था शुरू में, अपोजिशन ने हुकूमत का साथ दिया। जब कोविड-19 की बात आई, अपोजिशन ने साथ दिया। जब इंडियन एग्रेशन की बात सामने आई, अपोजिशन ने साथ दिया। अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इन्हें कहा कि इक्तिसादी चार्टर कर ले, हम आपका साथ देते हैं ताकि कौम के मसाइल आन। कौन सी वो बात थी? किस वक्त? अभी सलामती काउंसिल के इजलास का किसने बाइकाट किया? इससे पहले कोविड-19 पे अपनी तकरीर करके चले गए इमरान खान साहब। तो ये मैं ना मानूं और अपोजिशन को साथ लेकर न चलने का जो रवैया है वो तो भाई आपके लीडर का है, हमारा तो नहीं है। लेकिन अब तो वो अपोजिशन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, नाम इस्तेमाल करते हैं। और ये हकीकत है कि ये जो जॉइंट सिटिंग का इजलास आपने मुलतवी किया है, ये आपके उसी मुतकब्बिराना रवैये और आपके धांधली के प्रोग्राम, आपके नेगेटिव रवैये की वजह से पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया सर। ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, मैं एक चीज़ जान के फिर दूसरे मामले पर आऊँगा। आपने जो बात की शफाफियत की, सारी चीज़ों की, अच्छे इंतखाबात जिस पर किसी की उंगली ना उठे, एतराज़ ना हो, सब माने, ये दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पार्टी जिस पे अभी हाल ही में डस्का इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट आई है कि क्या कुछ वहाँ पर किया गया। इस पर क्या कॉमेंट करेंगी आप? देखिए, इलेक्शन रिलेटेड जो भी रिपोर्ट हो उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसको देखना चाहिए, और मगर उसमें किस तरफ का क्या उसमें है रवैया और क्या चीज़ उसमें शामिल है, बगैर उस पूरी रिपोर्ट को मैंने नहीं देखा। उस पूरी रिपोर्ट को देखे बगैर और उसका सही जजमेंट ये मैं नहीं दे सकती। मगर ये ज़रूर है कि अगर कहीं पे भी धांधली या किसी का शुबा होता है तो इसी बुनियाद के ऊपर, इसी बुनियाद को रखते हुए इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि ना मेरी ना तुम्हारी, बल्कि सबकी बात हो और उसी में सबका फायदा हो। ठीक, मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। दूसरा मामला सबका फ़ायदा, या जब हम ये बात करते हैं इस वक्त, जो एक तो मामला सब जुडिस हो गया, वो 4 हफ्ते पे बात चली गई, तो हम उसको तो उस तरफ रहने देते हैं। लेकिन दूसरा मामला है जो पार्लियामान का है, प्योरली, कि इस तरह का कोई भी बातचीत, डायलॉग, कहीं आप इंगेज हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये हुकूमत नहीं समझती कि पार्लियामान को एतमाद में ले और सबकी राय लेकर जो रियासती फ़ैसले हैं वो उस तरह से किए जाएं, ना कि सिर्फ इस वक्त जो इक़्तिदार में वो अपनी मर्ज़ी से किसी को माफ़ी दे या किसी के साथ कोई बात करे, कल कोई और करे। क्या सबको ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहिए, जो कि नहीं लिया गया? हमने देखा 2 अहम मामला। देखिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस पर बिलीव करते हैं, मगर बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने मुसलसल इन 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज तक उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं किया है, और मुसलसल इनके जो बड़े लीडरान हैं वो मुसलसल जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो, और जिस तरह का रवैया होता है जब भी प्राइम मिनिस्टर ऐवान के अंदर आते हैं, और जो उनका रवैया है टुवर्ड्स द ट्रेजरी बेंचेस, वो इंतहाई ख़तरनाक है आवाम के लिए। तो मेरे ख्याल में सहल तरीका दोनों तरफ से इख्तियार होना चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, क्योंकि जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए लोग हैं या एलाइज हैं वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो कि अपोजिशन में बैठे हुए हैं, बारहा यही बात कही है कि जो अपोजिशन में बैठे हुए वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने लोग इस पे बैठे हुए हैं ट्रेजरी बेंचेस पे। कोई अपने आप को मुकर्रर नहीं कर सकता अपनी जिम्मेदारी से, तो जो जिम्मेदारी है उसको उठाएं और जिम्मेदाराना रोल अपना क्रिएट करें ताकि पार्लियामान की बालादस्ती दुनिया को नजर आए।
गजाला साहिबा, कहाँ पर आपने कोशिश की इन दो मामलात पे पार्लियामान को एतमाद में लेने की और इन्होंने आपका साथ नहीं दिया कि मैं इन पर तनकीद कर सकूं? यहाँ पर तो कोई कोशिश ही नहीं नज़र आ रही हमें। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है, लेकिन हमें जो एक आम ख्याल है वो ये है कि ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है कि सबको साथ लेकर चल। देखिए, जब भी इस डिबेट को उठाया गया, पार्लियामान में उठाई गई थी इस डिबेट को, और जब भी इस डिबेट को उठाया गया इन्होंने उसको सख्ती से मुस्तरद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल, अगर आपकी तरफ से एंगेजमेंट, कई दफा कहा गया कि भाई आप इसमें एंगेज होइए, तो इसका क्या मतलब था? हम आपकी तरफ रुजू कर रहे हैं, आप इसमें एंगेज होइए और आप इसमें अपना, चलिए आप लिख के भेज देते कि ऑपोजिशन के तमाम पार्टीज का इस वक्त ये सोच है और हम इस पे ये चाहते हैं। आप लोगों ने कोई प्रपोजल, कोई हैंडबिल नहीं, मैं गजाला साहिबा बात कर रहा हूँ जो आपने मुज़ाकरात किए TLP से या TTP से, उन पर एतमाद में पार्लियामान को नहीं लिया गया, ना कोई बात की गई, अचानक पता लगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, इंटरेस्ट जो होता है वो सिक्योरिटी ऑफ पीपल होता है। एक अवाम जो है उनकी सिक्योरिटी एट रिस्क थी और उस को हवाले से बहुत ज़रूरी था कि डायलॉग किया जाए उस पार्टी के साथ जो कि कलअदम भी थी और जो कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें कह रही थी कि जो कि नुकसान पहुंचा सकती थी आपके मुल्क की सालियत को भी, आपके अवाम की सोच को भी। तो अपनी मुल्क की सालियत, सोच और उनकी सिक्योरिटी के लिए वो डायलॉग ज़रूरी है। मैं ताज हैदर साहब आपसे जानना चाहूँगा, रज़ा रब्बानी साहब आप ख़ुद सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, रज़ा रब्बानी साहब आपकी जमात से ये फरमा रहे हैं कि कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात का फ़ैसला करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो क्या अपोजिशन ये चाहती है कि ये तमाम तर बात पार्लियामान में लाई जाती, पहले पार्लियामान इसको अप्रूव करती, उसके बाद ये मुज़ाकरात में जाते इस तरह? मतलब सीज फायर क्या होता है? दो मुल्कों के दरमियान होता है, दो फौजों के दरमियान। पाकिस्तान में सिर्फ एक फौज रहेगी, दो फौजें नहीं होंगी, कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं होगा। ये मिलिटेंट ग्रुप्स ये कहां से आए? और आपको याद होगा कि पूरा इतना बड़ा इलाका था स्वात और ये वहां से लेके नॉर्थ वजीरिस्तान तक, जहां मिलिटेंट ग्रुप्स की हुकूमत बन गई थी मुशर्रफ साहब के जमाने में। ये खाली कराया गया कि नहीं खाली कराया गया? ये खाली कराया गया। बात यह कि आप क्या आइन के साथ हैं या आइन के खिलाफ हैं? मिलिटेंट ग्रुप्स की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर, सीधी सी बात है। आपको जो कुछ करना है वो जमहूरी तरीके से करें, जो भी आपका व्यू पॉइंट। इंतहा पसंदी की जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये तमाम चीजें जो हैं इनको खत्म करना है और ये तमाम की तमाम जो है ये मुल्क को कमजोर करती हैं, मुल्क को खत्म करती हैं और दुश्मनों को ये मौका देती है कि वो हमारे मुल्क के अंदर साजिशें करे और मुल्क को तोड़वाए। ये क्या है कि जनाब सीज फायर हम कर रहे हैं। ये कोई इंडिया से लड़ाई हो रही है कि जिसमें आप सीज फायर कर रहे हैं? किसी और मुल्क से खुदा न खास्ता लड़ाई करती नहीं, अपने मिलिटेंट ग्रुप हैं जिनकी जो परवरिश की गई है, वो परवरिश करने के बाद फिर और हमेशा उनकी सपोर्ट की गई, उनको प्रोटेक्शन दी, और उसके बाद ये कि अब कह रहे हैं भाई इतने बड़े बड़े इलाके खाली कराए जा सकते हैं। क्या होना क्या चाहिए ताज हैदर साहब? ये तो जो कर रहे हैं आप इसके हम हिमायती नहीं हैं, होना क्या चाहिए? ऑपरेशन होना ये चाहिए कि बिल्कुल सीधी बात कि ये नहीं होगा, पाकिस्तान में सिर्फ एक फौज रहेगी। इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं, लेकिन अगर बातचीत के जरिए मसला हल होता है, कोई हथियार डालता है कौमी धारे में शामिल, बातचीत के जरिए उन्होंने हथियार डाले, मिलिटेंट ग्रुप खत्म हो गए क्या? तालिबान खत्म हो गया क्या? बातचीत तो इसी पे होगी ना कि सरेंडर करें, और सरेंडर अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आराम से वो पुलिस वालों को मार के और निकल जाती, और क्या क्या कसूर है उनका? भाई आपको मतलब कराची में मिलिटेंट ग्रुप हमने एक्शन लिया उनके खिलाफ, खत्म किया उनके खिलाफ, ये भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आप कीजिए। राइटली सेट ताज हैदर साहब, पॉइंट आ गया। सदीकुल फारूक साहब,
ऑपरेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन, मुज़ाकरात नहीं? अब तो मतलब दुनिया भर में इस बात को माना जा रहा है कि ये जंगें जो हैं ये इस तरह नहीं जीती जा सकती, चाहे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या कुछ भी। द बेस्ट वे इज़ टू डायलॉग विद देम और उनको कौमी धारे में शामिल किया जाए। देखिए, डायलॉग वहाँ होते हैं जहाँ दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह इराक या शाम या ये अफगानिस्तान आपके सामने रहा कि गैर मुल्की ताकतें यहाँ आए और वो कौम उठ खड़ी, उनके दरमियान डायलॉग हो के और वो जो काबिज गैर मुल्की ताकत है वो वहाँ से निकले। ये अगर टीटीपी वाले पाकिस्तानी हैं तो फिर वही बात कि इनके साथ मुज़ाकरात सरेंडर के लिए कि आपने हथियार डालने हैं। अगर उन्होंने कोई बात समझानी है, कहीं उन्हें किसी हवाले से गलत समझा गया है तो वो बात कर लें। लेकिन बिल्कुल ताज हैदर साहब ने ठीक कहा, और हमारा आइन जो कहता है कि स्टेट की रिट जो है, रियासत पाकिस्तान की रिट वो कायम करनी है, इसके शहरियों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत, यकीनी हिफाजत करनी है। अगर 80,000 पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए हैं, 7 पुलिस वालों को यूं शहीद कर दिए गए खुलेआम, और उनके साथ मुज़ाकरात तो आप करें और फायरबंदी भी, सीज फायर भी करें, और लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बना के गैर मुल्की अदालतों में भी जाएं, वहां से जो है वो कालक मनी जाए इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर। यहाँ फिर आप नैब को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें और इलेक्शन कमीशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, और फिर इल्ज़ाम लगा के कहें कि मैं हाथ नहीं मिलाता, और जिन्होंने कत्लो गारतगरी की है उनसे हाथ भी मिलाएं और सब कुछ करें। तो फिर ये रवैये और ये अप्रोचेस नहीं चले। आप अगर कहते हो कि मैं वजीर आज़म हूँ, यहाँ फौज है, यहाँ एयरफोर्स है, नेवी है, दीगर इदारे हैं, तो फिर रिट ऑफ द स्टेट को जो है एस्टैब्लिश करना होगा। जिन्होंने कानून को चैलेंज किया है, अवाम के जानो माल से खेले हैं, उन्होंने गैर मशरूत सरेंडर करना है। वो सरेंडर करते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन ये पार्लियामेंट लाए ना, फिर बिल्कुल ठीक बात है। कौम के नुमाइंदे तो पार्लियामेंट में, इस मुल्क के असल हुक्मरान अल्लाह तबारक व तआला है, उसके बाद अवाम के पास इख्तियार है, और अवाम ने अपना इख्तियार अपने मुंतखब नुमाइंदों को दिया है, और जितने इदारे हैं वो पार्लियामेंट और मुंतखब हुकूमत की अहकामात पर अमल करने के पाबंद है, वो डिक्टेशन नहीं दे सकते। तो इसलिए पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त। राइटली सेट, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। यकीनन इस वक्त बहुत सारे मामलात हैं जो कि पार्लियामान के ज़रिए चलने चाहिए, इसी पर ज़ोर 3 साल से दिया जा रहा है, बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया 3 साल से। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारी चीज़ें उस तरह से कानून साजी के ज़ुमरे में नहीं आ रही हैं या ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामलात चल रहे हैं, और यकीनन ये पार्लियामान के लिए या पार्लियामानी रिवायात के लिए एक अच्छी बात नहीं। उम्मीद करते हैं जो कुछ हो कंसेंसस से हो, सबकी राय शामिल हो और सबका इत्तफाक हो, उसी में सबकी बेहतरी। आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।